हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम एमपी पढ़ रहे थे दोस्तों, और एमपी में अगर बात की जाए तो हम एमपी में मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन या भौतिक स्वरूप के बारे में देख रहे थे। इसके पहले दोस्तों मध्य प्रदेश को हमने देखा था, जो हमारा मध्य प्रदेश है वह 7 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है। अब 7 में पहले मुख्यतः 3, पहला हो गया दोस्तों उच्च मध्य प्रदेश अगर बात की जाए तो, और आगे अगर बात की जाए तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और तीसरा जो था पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। अब देखिए उसके बाद दोस्तों हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा मालवा के पठार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यहां से हमारा मालवा का पठार कंप्लीट हो गया है, मध्य भारत का पठार कंप्लीट हो गया है, बुंदेलखंड का पठार भी हो गया है, पन्ना रीवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। तो हमारा जो पहला पार्ट है दोस्तों ये मध्य उच्च प्रदेश ये वाला पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। भौगोलिक प्रदेश जो 7 थे तो ये 5 ये कंप्लीट हो गए। आज हम देखेंगे दोस्तों सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये वाला नीचे वाला भाग जो छठा भाग होता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और ये है आपका 7वां यानी कि बघेलखंड का पठार या इसी को पूर्वी पठार कहते हैं ये वाला भाग। तो देखिए जो मालवा का पठार है, मालवा के पठार को हमने देखा क्रॉस से इंडिकेट किया। उसके बाद जो मध्य भारत का पठार है इसको हमने ये डॉट से इंडिकेट किया। वहीं अगर बुंदेलखंड के पठार को हमने ओ से इंडिकेट किया, पन्ना रीवा को पठार को हमने ब्लैंक छोड़ के रखा है। वहीं अगर बात की है नर्मदा सोन घाटी को तो ये वाटर लाइक शेप हमने किया है। और यहीं अगर बात की जाए तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी, तो देखिए जो हैज से इंडिकेट किया गया है ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। वहीं ये देखिए जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं यहाँ से हमने देखा है बघेलखंड के पठार को। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी का इंडिकेशन क्या है, तो आप देखो कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी का इंडिकेशन हमारा है हैज, तो आप ये भी लिख सकते हैं। और जो पूर्वी या बघेलखंड का पठार है उसका इंडिकेशन है दोस्तों, उसका इंडिकेशन है आप ऐसे लाइनें खींच सकते हो इस टाइप में, ठीक है। तो देखिए, और मैं अपने पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था दोस्तों, मुझे 5 प्रश्न थे लेकिन करीब करीब सभी ने 4 प्रश्न का तो सही आंसर दिया है, लेकिन जो 5वां प्रश्न है उसका आंसर सभी ने गलत दिया है। जी हाँ दोस्तों, किसी ने 5 जिले बताए हैं, किसी ने 6 जिले बताए हैं। एक्चुअल पे अगर बात की जाए मेरा प्रश्न था दोस्तों कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो 1 से ज्यादा राज्यों की सीमा को टच करते हैं, जो 1 से ज्यादा राज्यों की सीमा को टच करते हैं। हमने पूछा था कितने ऐसे जिले हैं, तो देखिए काउंट करते हैं। देखना पहला जिला देखिए दोस्तों यहां पे पड़ता है आपका मुरैना, जो कि यहां से टच करता है राजस्थान को। हमारे पहले वीडियो में हमने डिटेल में बताया, आप जाकर के देख लीजिएगा। इधर पड़ता है दोस्तों राजस्थान और इधर पड़ता है यूपी। तो पहला कौन सा हो गया, आप बोलोगे सर पहला हो गया मुरैना। अगर दूसरे जिले की बात करें तो दूसरा जिला देखिए दोस्तों, दूसरा जिला पड़ता है यहां पे सीधी। जी हाँ दोस्तों, सीधी ये लंबा लंबा ऐसे आया हुआ है सीधी। तो दूसरा हो गया दोस्तों सीधी क्योंकि यूपी को भी टच करता है और छत्तीसगढ़ को भी टच करता है। आगे देखिए ये वाले पार्ट में दोस्तों सिंगरौली तीसरा है सिंगरौली भी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को टच करता है। आगे आप देखेंगे दोस्तों यहां पे पड़ेगा बालाघाट जो कि छत्तीसगढ़ को और यहां महाराष्ट्र को टच करता है। तो चौथा जिला हो जाएगा दोस्तों बालाघाट। वहीं अगर बात की जाए 5वें जिले की, तो 5वां देखिए यहां पे आ जाएगा दोस्तों अलीराजपुर इधर महाराष्ट्र को और इधर गुजरात को टच करता है। तो कौन सा दोस्तों, आप बोलोगे अलीराजपुर। आगे देखिए 6वां जो होगा दोस्तों, तो 6वां यहां पे पड़ता है झाबुआ गुजरात को यहां से टच कर रहा है और यहां से राजस्थान को टच कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा अगला, आप बोलोगे सर झाबुआ। ये 6 हो गई। 7वां देखिए कौन सा है, तो आप बताओगे 7वां यहां पे बीच में पड़ता है दोस्तों शिवपुरी। बीच में यहां पे पड़ता है शिवपुरी, जो ये वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को टच करता है। ये पूरा यूपी भाग है और इधर राजस्थान को टच करता है। तो कौन सा हो जाएगा, आप बोलोगे सर शिवपुरी।
तो जिसने 7 किसी ने नहीं बताया दोस्तों, 7 किसी ने नहीं बताया, किसी ने 5 बताया, किसी ने 6 बताए, 7 किसी ने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट नहीं किया। तो अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दोस्तों, चूंकि हम आगे मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, तो मध्य प्रदेश के पहले हम आपको जिले याद करवाएंगे दोस्तों, क्योंकि जिले से भी क्वेश्चन बनते हैं और संभाग देखेंगे। मैं बोल रहा सिंगरौली, अब आपको ये नहीं पता सिंगरौली मैप में कहां आएगा, तो आगे पढ़ने से पहले हमें जिलों के डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिंगरौली आता है, बालाघाट कहाँ पे आता है, झाबुआ कहाँ पे आता है, अलीराजपुर कहाँ पे आता है, शिवपुरी कहाँ पे आता है, भोपाल कहाँ पे आता है। इस तरह आपको पता होना चाहिए, तभी इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत आता है, किसी एक जिले का नाम दे देगा और पूछता है किस संभाग में। यह प्रश्न कॉमन है, कई बार पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं, किसी एक जिले का नाम दे देगा और पूछेगा किस संभाग में आते हैं। क्या अगला प्रश्न दे देगा दोस्तों, जिले का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि आप बताइए निम्नलिखित में से 3 जिले दे देगा और पूछेगा कि यह अलग है, और चौथा जो है अलग दे देगा। तो आपको बताना पड़ेगा 3 जिले एक ही संभाग के होंगे और एक अगले संभाग को का जिला दे देगा। साथ में आपको जिले की संख्या दे देता है, बताइए किस संभाग में कितने जिले आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जब अगला लेक्चर लेके आएंगे तो वहां पे इसी को कवर कराया जाएगा, क्योंकि जब आपको अपने राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पूरा ज्ञान होगा कि कहाँ पे कौन सा जिला आता है, तभी तो आपको जब मैं नदियां बताऊंगा तभी तो आप आगे जाकर के नदियों को बताओगे कि यहाँ अगर उत्तर की ओर जा रही है, तो मान लीजिए कोई नदी अगर निकलती है आप बताओगे इंदौर से, तो आप कैसे जाओगे, अगर उत्तर की ओर बहती है तो इंदौर के ऊपर कौन सा जिला है, ऐसे प्रवाहित होती है तो यहाँ से कौन से जिले, तो ऐसे कौन से जिले होकर के जाएगी। तो अगर आपको जिले पता होगा तो आप बता लोगे वह नदी किस किस जिले में प्रवाहित होती है। तो इसके बाद हम वही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं बता दीजिए प्रश्न क्या था दोस्तों, प्रश्न ये था कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो एक से ज्यादा राज्य की सीमा को टच करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बताओगे 7 ऐसे जिले हैं जो एक से ज्यादा राज्य की सीमा को टच करते हैं। तो मतलब मुरैना राजस्थान को और उत्तर प्रदेश को, सीधी भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान को, सिंगरौली भी उत्तर प्रदेश और देखोगे छत्तीसगढ़ को। वहीं अगर बालाघाट की बात की जाए दोस्तों, सॉरी मुरैना, एक बार काउंट अच्छे से करिए, मुरैना राजस्थान को और उत्तर प्रदेश को, सीधी उत्तर प्रदेश को और छत्तीसगढ़ को, सिंगरौली उत्तर प्रदेश को और छत्तीसगढ़ को, बालाघाट महाराष्ट्र को और छत्तीसगढ़ को, अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात को, झाबुआ गुजरात और राजस्थान को, शिवपुरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश को। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इसलिए इसको मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। तो आप सुधार लीजिएगा, देख लीजिएगा गलती कहां कर रहे थे आप लोग। चलिए अगले अगर बात की जाए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी। जी हाँ दोस्तों, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और उसके बाद हम देखेंगे बघेलखंड का पठार। तो देखिए सतपुड़ा मैकल श्रेणी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है नर्मदा नदी और यहां से निकलती है ताप्ती नदी, तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच का जो क्षेत्र है यह सतपुड़ा मैकल श्रेणी कहलाता है, जो कि करीब करीब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दोनों क्षेत्र का भाग कहलाता है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी की अगर बात की जाए तो यहीं पे महादेव श्रेणी आती है और यहीं पे मैकल श्रेणी आती है, यहीं पे राजपीपला श्रेणी आती है। जब हम पर्वत पढ़ेंगे उनको डिटेल में देखेंगे। तो अगर बात की जाए सतपुड़ा मैकल श्रेणी, तो नर्मदा, इसके उत्तर में नर्मदा सोन घाटी और दक्षिण में ताप्ती नदी इसकी सीमा का निर्धारण करती है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों इस क्षेत्र की, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी, जी हां दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों सबसे ऊंची चोटी, अगर सतपुड़ा मैकल श्रेणी की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी आप बताओगे धूपगढ़। जी हां दोस्तों, सभी को पता होगा धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई आपको याद रखना 1350 मीटर, 1350 मीटर, ये आपको याद रखना है। और किस श्रेणी पे है आप बताओगे, यह महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है, महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये आपको याद करके रखना है। अब चलते हैं हम अपने जो मेंस का टॉपिक चल रहा था पॉइंट बाय पॉइंट की ओर। तो आपको बताऊं सबसे पहले हम लिखते थे दोस्तों स्थिति, पहला पॉइंट हमारा होता था स्थिति। हम किसके बारे में देख रहे हैं दोस्तों, तो हम देख रहे हैं आज सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बारे में, क्योंकि ये वाले टॉपिक तो कंप्लीट हो चुके हैं पूरे के पूरे। चलिए अब देखिए सबसे पहले अगर पहले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, पहले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो पहला पॉइंट हमारा है
स्थिति। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम कर रहे हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी की। तो स्थित आप बताओगे सतपुड़ा मैकल श्रेणी के उत्तर में नर्मदा, उत्तर में नर्मदा व दक्षिण में ताप्ती नदी तथा पूर्व में सीजी छत्तीसगढ़ स्थित हैं। वहीं अगर दोस्तों बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट हमारा क्या रहता था दोस्तों? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी का क्षेत्रफल है 36,000 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का आप बताओगे 11%। जी हाँ दोस्तों, 11% है। ये हो गया दोस्तों दूसरा पॉइंट। अगर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ की जलवायु। तो दोस्तों यहाँ की जलवायु करीब करीब, चूंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है पूरे मध्य प्रदेश में, और ये वाला क्षेत्र में मालवा की जलवायु, नर्मदा सोन घाटी का और सतपुड़ा मैकल श्रेणी की जलवायु करीब करीब एक जैसी है। तो आप बताओगे गर्मियों में आप लिखोगे गर्मियों में कम गर्म तथा सर्दियों में कम सर्द। तो आपको ये याद रखना है। तो करीब करीब ये तीन क्षेत्र की जलवायु एक जैसी है, और ये मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, पन्ना रीवा का पठार और बघेलखंड का पठार, इस क्षेत्र की जलवायु एक जैसी है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे लिखते हैं, हम इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जल्दी जल्दी नोट करते चले करिए साथ में। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो चौथा पॉइंट हमारा रहता है वर्षा। जी हाँ दोस्तों, चौथा पॉइंट हमारा रहता है वर्षा। चौथा पॉइंट होता है सभी का वर्षा। तो अगर वर्षा की बात करें दोस्तों इस क्षेत्र पे, तो वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर से, औसत वर्षा होती है सभी की, जो मैं लिखाता हूं 125 सेंटीमीटर से 175 सेंटीमीटर ये लगभग होती है। और कैसी होती है? यह औसत वर्षा होती है, औसत वर्षा होती है। तो मतलब पूरे मध्य प्रदेश में जो भौगोलिक भाग हैं सभी में से सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब देखिए अगला पॉइंट दोस्तों, पांचवा पॉइंट जो आपके सामने होगा, तो पांचवें पॉइंट में हम देखेंगे फसल। अगर फसल के बारे में बात की जाए दोस्तों, फसल, तो इस क्षेत्र में चूंकि देखिए खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर ये वाले क्षेत्र होते हैं, तो आप बोलोगे गांजा, सोयाबीन, मूंगफली आदि ये फसलें होती हैं। अब आगे पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, चलते हैं छठे पॉइंट पे। तो छठा पॉइंट है दोस्तों, छठा पॉइंट आता है यहाँ पे वन। छठे पॉइंट पे हम देखते थे वन के बारे में, तो हम देखेंगे दोस्तों वन।
तो अगर वन की बात करें दोस्तों इस क्षेत्र पे, तो वन मुख्यतः कैसे पाए जाते हैं? पूरे मध्य प्रदेश में करीब करीब वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र पे अगर वन की बात की जाए दोस्तों, तो बांस, साल, सागौन आदि इस क्षेत्र के प्रमुख वन हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों, इसको मिटाते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट है दोस्तों, नीचे आ जाएगा। अगला पॉइंट है 7वां, नदियां। अगला पॉइंट है नदियां। तो नदियों की बात की जाए तो यहां की जो प्रमुख नदी है दोस्तों, आप बताओगे सर? ताप्ती, वेन गंगा, ताप्ती, वेन गंगा, तवा व वर्धा यहां की प्रमुख नदियां हैं। ये आपको याद रखना है। अब चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। तो 8वां पॉइंट है दोस्तों, इसको जल्दी से आप नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। अब देखेंगे हम 8वें पॉइंट पे। 8वें पॉइंट पे, तो अगर 8वें पॉइंट की बात की जाए दोस्तों, तो 8वें पॉइंट पे रहता है दोस्तों मिट्टी। 8वां पॉइंट में क्या है? मिट्टी। तो इस क्षेत्र में वैसे तो काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं जो कि मिट्टी में देखेंगे। तो उस प्रकार में से आप बताओगे छिछली काली, छिछली काली व साधारण काली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं, अगर बात की जाए थोड़ी सी, तो लाल पीली मिट्टी भी थोड़े क्षेत्र में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी भी थोड़ी सी क्षेत्र में पाई जाती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। तो अगला पॉइंट है 9। 9वें पॉइंट हम क्या लिखते हैं? जिले। क्या लिखते हैं दोस्तों? जिले। तो देखिए इसके अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं, तो आप बताओगे इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं, जिले हैं दोस्तों, देखिए छिंदवाड़ा, शिवनी, निमाड़। निमाड़ में पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ दोनों, तो आप लिख लो निमाड़। खंडवा, खरगोन को हम क्या लिख सकते हैं? निमाड़। और आगे देखिए निमाड़ में दोनों पश्चिमी और पूर्वी दोनों, और बुरहानपुर। बस आपको इतना ही लिखना है, बुरहानपुर आदि। अब देखिए 10वें की फैक्ट की अगर दोस्तों बात करते हैं, तो 10वां फैक्ट इसमें आएगा दोस्तों, यहां पे आएगा उद्योग। क्या आएगा दोस्तों 10वें पॉइंट में? उद्योग। अगर उद्योग की बात करते हैं यहां पे, तो आप बताओगे, क्योंकि कपास यहां पे ज्यादा होती है इसलिए आप बताओगे सूती वस्त्र उद्योग। और दूसरा आप लिखा दोगे नेपानगर, कागज कारखाना। ठीक है ना दोस्तों? कागज कारखाना लिख देना, नेपानगर। ये आपको याद रखना है। अब चलिए लास्ट पॉइंट ये दोस्तों 11वां पॉइंट, क्या नीचे का दिख रहा है? जी हाँ दोस्तों, नीचे का दिख रहा है 11वां पॉइंट। यहां पे लिखते हैं जनजातियां। अगर बात कीजिए दोस्तों जिसमें जनजातियां, तो आप लिख दीजिए जनजातियां। जनजातियां तो आप लिख दीजिए यहां पे भारिया, और दूसरी लिख दीजिए दोस्तों भील। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां। अब अगला पॉइंट 12वां मैं बोला था, 12वां भी आप लिख सकते हो। तो 12वां पॉइंट आप लिखिए, यहां से मैं इसको इरेज कर रहा हूं। 12वां पॉइंट आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। 12वां पॉइंट जो है आप लिख सकते हो सभी में पर्यटन। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? पर्यटन। पर्यटन में आप क्या लिख सकते हो? आप यहां लिख सकते हो पचमढ़ी। जी हाँ दोस्तों, हिल स्टेशन जो है मध्य प्रदेश का पचमढ़ी। आगे लिख सकते हो असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला ये है कहाँ पे? आप बताओगे बुरहानपुर।
ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपका 12वां पॉइंट था। तो देखिए यहां से हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी कंप्लीट होता है। अब बचता है हमारा बघेलखंड का पठार। इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, इसको आप नोट डाउन करिए जल्दी से। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों अपना अगला बघेलखंड का पठार। जब तक आप इसको जल्दी से नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम देखते हैं अपना आगे बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार के बारे में हम देखने वाले हैं, अच्छे तरीके से देखिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हमारा ये क्षेत्र का लास्ट क्षेत्र है अगर बात की जाए दोस्तों तो ये हमारा 7वां और वैसे में तीसरा प्रमुख भाग है। कौन सा दोस्तों आप बताओगे? बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। आप लिख लीजिए यहां पे बघेलखंड का पठार देखने वाले हैं। तो बघेलखंड के पठार की अगर दोस्तों बात की जाए तो इसके मध्य से भी आप बताओगे, यहां से होते हुए, जैसे मालवा के पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, उसी तरह आप बताओगे बघेलखंड के भी मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, जो मध्य इसको दो भागों में डिवाइड करती है। जैसे मालवा के पठार को कर्क रेखा दो भागों में डिवाइड करती है, उसी तरह बघेलखंड के पठार को भी दो बराबर भागों में कर्क रेखा डिवाइड करती है। अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा कितने जिलों से होकर के गुजरती है, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरती है। अब चलिए इसकी टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। तो प्रमुख सबसे पहले हमने सभी भौगोलिक क्षेत्रों में देखे थे, 10-11 पॉइंट पे हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा पॉइंट होता है, बघेलखंड के पठार में जाएंगे तो पहला पॉइंट इसका होगा दोस्तों स्थिति। क्या होने वाली है? स्थिति। तो आप बताओगे इसकी स्थिति क्या होती है? तो आप स्थिति बताओगे जो बघेलखंड का पठार है इसके उत्तर में नर्मदा सोन घाटी, उत्तर में आप क्या बताओगे? नर्मदा सोन घाटी। वहीं अगर दक्षिण में बात करोगे तो दक्षिण दिशा में अगर बात करोगे दोस्तों तो दक्षिण में सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। वहीं अगर आप बात करोगे दोस्तों इसके पूर्वी क्षेत्र में, तो पूर्वी क्षेत्र में पूर्व में सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ है। इसके पूर्व में छत्तीसगढ़ है। अब आगे बात की जाए दोस्तों इसके क्षेत्रफल की। दूसरा पॉइंट जो होता है दोस्तों इसका क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों? दूसरा पॉइंट होता है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल लिखिए आप यहां से दूसरा पॉइंट में क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में आपको देखोगे कि इसका जब कोई क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है 21,577 वर्ग किलोमीटर। 21,577 वर्ग किलोमीटर, जो कि एमपी का यानी मध्य प्रदेश का, जो मध्य प्रदेश का 7% क्षेत्र घेरे हुए है, 7% भाग है। अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं दोस्तों। पेपर क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा सोन घाटी, ऑप्शन नंबर बी मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन नंबर डी बघेलखंड का पठार। तब आप बताओगे कि मालवा का पठार सबसे बड़ा होता है। उसी तरह अगर बात की जाए दोस्तों सबसे छोटा कौन सा होता है, तो आप बताओगे सबसे छोटा होता है बघेलखंड का पठार। सभी पठार को आप देख लीजिए, सबसे छोटा जो पठार है वह है बघेलखंड का पठार। कितना? क्षेत्रफल जो कि 21,577। वहीं अगर बात की जाए टोटल मध्य प्रदेश के भूभाग का, जो कि 30,82,52 मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, उसका 7% भाग यह घेरे हुए है। तो ये हो गया दोस्तों इसका क्षेत्रफल। अब तीसरे की अगर बात करते हैं दोस्तों तो तीसरा हो जाएगा जलवायु। जी हाँ दोस्तों, तीसरे पॉइंट में हम लिखते हैं जलवायु। तो अगर जलवायु की बात की जाए दोस्तों तो हमने बताया कि मालवा, नर्मदा और सतपुड़ा यहाँ की जलवायु एक जैसी है, और मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, पन्ना रिवा का पठार और बघेलखंड का पठार, इन चार क्षेत्रों की जलवायु एक जैसी है। मतलब जलवायु में क्या बताओगे?
गर्मियों में अधिक गर्म, गर्मियों में अधिक गर्म तथा सर्दियों में अधिक सर्द, सर्दियों में अधिक सर्द। ये दोस्तों यहाँ की जलवायु हो गई। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं, तो इसको मिटाना पड़ेगा, आप जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। चौथे पॉइंट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो चौथा पॉइंट आता है आपका वर्षा। तो चौथे पॉइंट में आपको लिखना है वर्षा। चौथा पॉइंट है आपका वर्षा। अगर वर्षा की बात की जाए दोस्तों, तो इस क्षेत्र पे 125 सेंटीमीटर से लेकर के 125 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर के बीच औसत वर्षा ये होती है, औसत वर्षा। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अगर बात की है दोस्तों, सबसे ज्यादा वर्षा आप बताओगे सतपुड़ा मैकल श्रेणी में। उसके बाद दूसरे नंबर पे वर्षा कहां पे होती है? बघेलखंड के पठार में। तो आपसे पेपर में यह भी पूछ लेता है मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आप बताओगे सतपुड़ा मैकल श्रेणी में। न्यूनतम वर्षा किस भाग में होती है? तो आप बताओगे जो मध्य भारत का पठार है इस क्षेत्र में न्यूनतम बारिश होती है। तो ये सारे फैक्ट आपको माइंड में आपको बनाते चलना है कि किस टाइप के यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको माइंड में पूरे प्रश्न लाते चलना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। पांचवें पॉइंट दोस्तों, पांचवा होता है फसल। पांचवें में हम सभी में देखे हैं फसल। फसल फसल की बात की जाए दोस्तों, तो आप फसल में लिखोगे यहाँ पे मुख्यतः जो फसल होती है धान। इस क्षेत्र पे धान बहुत ज्यादा होती है। पहले जो इधर से लगा हुआ भाग था दोस्तों छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ को आपको पता ही होगा धान का कटोरा कहा जाता है, इसीलिए उस वाले क्षेत्र पे बहुत ज्यादा धान होती है। धान, गेहूं और अलसी इस क्षेत्र की प्रमुख फसल हो गई। अब दोस्तों आगे चलते हैं छठवें पॉइंट में। छठवें पॉइंट में है दोस्तों, छठा पॉइंट है वन। छठवें पॉइंट की अगर बात की जाए तो वन। तो चूंकि यहां पे वन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो वन भी कैसे होंगे? चूंकि बारिश भी करीब करीब इसी क्षेत्र के बराबर है, तो यहाँ पे वन भी इसी क्षेत्र से लगे हुए पाए जाएंगे। तो आपको ये ऐसे चीजों को रिलेट करना है। देखिए इस क्षेत्र के यहाँ पे वर्षा भी करीब करीब है और लगा हुआ क्षेत्र भी है, तो यहाँ पे वन भी सेम होंगे। तो अगर छठवीं बात की जाए दोस्तों पॉइंट की वन की, तो इस तरह अगर आप रिलेट करने वाले हो, अगर आप रटने वाले हो किस पठार में कितनी जलवायु कैसी है, तो मैंने आपको बता दी बहुत अच्छा तरीका। ये जो तीन क्षेत्र हैं इनकी जलवायु एक जैसी है और ये ऊपर के जो चार क्षेत्र हैं इनकी जलवायु एक जैसी है। उसी तरह अगर देखिए वन की बात की जाए, तो इस क्षेत्र में भी कैसे वन पाए जाएंगे? जैसे सतपुड़ा मैकल श्रेणी पे थे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कैसे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और उन वनों में कौन कौन से वन, कौन कौन से पेड़? तो आप बताओगे साल, सागौन, बांस इस क्षेत्र के प्रमुख वन होंगे। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहां की हमने बारिश देखी थी 125 से 175 सेंटीमीटर और यहाँ की जो बारिश है वो भी 125 से 170। तो थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए वनस्पतियां भी सेम होंगी। अब देखिए इस क्षेत्र की अगर नदियों की बात करते हैं, सातवां पॉइंट नदियां। नदियां, तो अगर नदियों की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे नदियां अगर देखा जाए तो नदियां यहाँ की जो मुख्यतः नदियां होंगी, आप बताओगे सोन, जोहिला और टोंस यहाँ की प्रमुख नदियां हो गई। सोन, जोहिला और टोंस यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों मिट्टी की। अगला पॉइंट इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में हम सभी में क्या देखें? मिट्टी। तो पॉइंट नंबर 8 में हमने क्या देखा दोस्तों? मिट्टी। तो अगर मिट्टी की बात की जाए यहां पे, तो आप बताओगे लाल, पीली मिट्टी। इसीलिए इस क्षेत्र पे धान की अधिकता होती है। लाल पीली मिट्टी इस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। अब 9वें पॉइंट की बात करें दोस्तों, प्रमुख जिले। प्रमुख जिलों की अगर बात की जाए, तो इस क्षेत्र में प्रमुख जिले कौन कौन से आएंगे? तो आप बताओगे सर सीधी,
बघेली बोली भी जाती है वाला क्षेत्र में, सीधी सिंगरौली अनूपपुर शहडोल। इस क्षेत्र के प्रमुख जिले जो हैं आप बताओगे, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर और शहडोल। आगे देखते हैं दोस्तों 10वें पॉइंट में। तो 10वें पॉइंट में हम देखते थे उद्योग। 10वां पॉइंट हमारा रहता है उद्योग। तो उद्योग देखिए 10वें पॉइंट में आने वाले हैं उद्योग। तो उद्योग यहां के प्रमुख कौन होंगे आप बताओगे? इस क्षेत्र का जो प्रमुख उद्योग है आप बताओगे सिंगरौली ताप सिंगरौली ताप विद्युत और कोयला उत्पादन क्षेत्र। इस क्षेत्र में दोस्तों कोयला सर्वाधिक होता है, कोयला उत्पादन क्षेत्र, ये वाला पूरा का पूरा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, अब वहीं अगर बात की जाए दोस्तों अगले पॉइंट पे, 11वें पॉइंट पे, तो 11वें पॉइंट की अगर बात की जाए तो आप जनजाति ऐड कर सकते हो। जनजाति तो यहाँ पे एक ही प्रमुख जनजाति है, आप बता सकते हो। जनजाति यहाँ की जो प्रमुख है आप बताओगे कोल जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति है। वहीं अगर 12वें पॉइंट की बात की जाए दोस्तों, 12वां पॉइंट, तो 12वां पॉइंट ऊपर लिखता हूं, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। 12वां पॉइंट यहां पे लिख देता हूं। 12वां पॉइंट जो है दोस्तों, 12वें पॉइंट में हम लिखते हैं पर्यटन। तो पर्यटन में आप प्रमुख लिख सकते हो दोस्तों। यहां पे अगर बात की जाए तो अमरकंटक। जी हां दोस्तों, अमरकंटक, सभी ने सुना होगा अमरकंटक के बारे में। 3 प्रमुख नदियों का स्थल है अमरकंटक। अगर पर्यटन स्थल की बात की जाए दोस्तों तो अमरकंटक, और वहीं अगर बात की जाए तो बांधवगढ़ भी जा सकते हो आप। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोस्तों आपका जो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र थे ये पूरे के पूरे होते हैं यहां से कंप्लीट। अब आपको अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चलना है और मेंस में इसी के अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरे आंसर लिखने हैं। सभी क्रम जो इनका है आप एक क्रम करिएगा और आपको एक लिस्ट बनानी है। मैं बताता हूं कैसे लिस्ट बनानी है। देखिए, आपको लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनाने के बाद आप उसकी पिक जरूर हमें सेंड करिएगा, तो मैं देखता हूं आप कितने अच्छे तरीके से लिस्ट बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको लिस्ट बनानी है। मैं लिस्ट बना के आपको बता रहा हूँ एक फॉर्मेट, आपको कैसे लिस्ट बनानी है। आपको अच्छे तरीके से लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनाने के बाद आप चाहे उसको कहीं पे लिख लो, कहीं पे चिपका लो। अच्छे तरीके से आपको बताना है कैसे लिस्ट बनानी है। आपको लिस्ट बनाने के बाद मैं आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आपको देखिए व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9131 149893। इस नंबर पे आपको उसकी पिक सेंड करनी है। जी हाँ दोस्तों, सेंड करनी है। अब मैं बताता हूँ फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में आपको क्या बताना है? फॉर्मेट में आपको लिखना है यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे, भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र लिखेंगे आप, पहला कॉलम बना लेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? पहला आप लिखेंगे पहला मालवा का पठार। दूसरा क्या लिखेंगे दोस्तों? दूसरा लिखेंगे मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। उसके बाद आपको बनाने कॉलम, कितने? जो 11 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम में आपको क्या लिखना है? तो पहले कॉलम में दोस्तों आपको लिखना है स्थिति। तो सभी की स्थिति आपको एक लाइन से लिख लेना है। दूसरे कॉलम में क्या लिखना है दोस्तों? तो दूसरे में हमने क्या लिखवाया है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। एक आप पूरा पेज ले लीजिएगा A4 साइज का और उसको रोटेट करके लिख लीजिएगा। दूसरे में हमने क्या बताया दोस्तों? दूसरे में हमने बताया क्षेत्रफल। दूसरा पॉइंट हो गया आपका क्षेत्रफल। तो सभी का क्षेत्रफल आपको लिख लेना है। तीसरे की बात करते हैं दोस्तों। तो तीसरा हमने क्या बताया है? जलवायु। सभी की जलवायु लिख लेना है, सभी की जलवायु लिख लेना है। फिर चौथा पॉइंट आपका लिखोगे तो चौथे पॉइंट में हम क्या लिखते थे दोस्तों? वर्षा। तो आपको लिखना है वर्षा।
फिर आपको लिखना है इस तरह, जो पूरे के पूरे आपके जो पॉइंट हैं सभी को इकट्ठा लिख करके आप एक लिस्ट में कंप्लीट कर लोगे और एग्जाम में उसी तरह से आपको लिख करके चले आना है। तो आप देखते हैं कौन कितना अच्छे तरीके से बनाता है। आपको ये क्रिएट करके अगर आपको वाकई मेरा समझ में आ रहा है पढ़ा है तो आप जरूर इतना आपको बना करके हमको सेंड करना है। केवल ये आपको वर्क दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं कुछ प्रश्न की बारी। जी हाँ दोस्तों, कुछ प्रश्नों की बारी। तो चलिए कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं। अब प्रश्न आपसे मैं पूछने वाला हूं, तो आपको बताना है दोस्तों, आपको बताना है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपको बताना है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? मध्य प्रदेश की आपको बताना है जनसंख्या। ईमानदारी से बताइएगा, अगर मैं बता चुका हूं आपको बताना है जनसंख्या कितनी है, संख्या लिखना है। और आपको ये भी बताना है साथ में कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न बताना है आपको दोस्तों, मैं जो कि बताया हूं, भारत का जनसंख्या घनत्व आपको बताना है। जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का, नहीं सॉरी मध्य प्रदेश का आपको बताना है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपको बताना है, तीसरा प्रश्न आपको बताना है, गुजरात किन दो जिलों की सीमा को टच करता है? क्या बताना है दोस्तों, गुजरात मध्य प्रदेश के किन दो जिलों की सीमा को छूता है। आगे आपको बताना है दोस्तों, चौथा पॉइंट, मध्य प्रदेश के कितने जिले यूपी की सीमा को टच करते हैं? मध्य प्रदेश के कितने जिले यूपी की सीमा को टच करते हैं? प्रश्न नंबर चौथा है, मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं? आपको बताना है एमपी के कितने जिले यूपी की सीमा को छूते हैं। लास्ट दोस्तों पांचवा प्रश्न आपको, लास्ट प्रश्न आपको बताना है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन बताना है। एमपी का गठन आपको बताना है कब हुआ। ये 5 प्रश्न दोस्तों आपके कंप्लीट होते हैं। आई थिंक आप बहुत अच्छे तरीके से पांचों प्रश्न का आंसर दोगे, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो ठीक है, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कुछ कमियां हैं तो आप उसको जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आपको ये सुधार की आवश्यकता है। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।